हाय, सो इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आज मिड 2026 में कहां और क्या लेना है। वी विल बी एड्रेसिंग रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट, जहां फ्यूचर में आप डिसाइड करेंगे कि आपको रेंट पे देना है, खुद यूज करना है या बेचना है। और इस वीडियो में कमर्शियल रियल एस्टेट को हम कवर नहीं करेंगे। पास्ट में क्या अच्छा रहा क्या बेकार ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इसे बताने वाले बहुत लोग ऑलरेडी हैं। हम इस वीडियो में लाइक ऑलवेज सिर्फ फ्यूचर बताएंगे कि आगे इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदा कहाँ रहेगा, कहाँ आपको अक्रॉस 75 लाख से 20 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो 6 कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करेंगे और जो इस वीडियो में बताएंगे आप माने कि एग्जैक्ट यही गोइंग फॉरवर्ड फॉर द एंटायर मार्केट रूल बुक बन जाएगा। और हमसे दोनों तरह के लोग कनेक्टेड हैं, एक वो जो रियल एस्टेट के सिर्फ इनसाइट्स अंडरस्टैंड करते हैं सो दैट दे कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और दूसरे हमारे थोड़े कोर भी हैं जो प्रॉपर्टीज तो हमसे खरीदते बेचते हैं ही, बट बातें रियल एस्टेट छोड़ के सारी करते हैं। तो वीडियो के एंड में थोड़ा रियल एस्टेट से अलग भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ प्लस माइनस की इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको पेमेंट और टाइम का लेवरेज नहीं चाहिए। मतलब या तो आपके पास फंड्स रेडी हैं या इट कैन बी अरेंज विद इन एन ईयर। तो आपको टियर 2 शहर में प्लॉट लेना है, और ज्यादा लोन के साथ भी नहीं लेना कि 70% आपने लोन करा के प्लॉट ले लिया। अगर लोन लेना पड़ भी गया तो थोड़ा बहुत, मैक्सिमम 20, 30, 40% से ज्यादा नहीं लेना कि 5 साल बाद पता चला कि आधा एप्रिसिएशन आपने इंटरेस्ट में ही दे दिया। अब कौन से शहर में लेना है, विल टेल यू सम ऑप्शंस, जैसे नागपुर, वृंदावन, इंदौर, वाइजैक, देहरादून, जयपुर, इवन सम पार्ट्स ऑफ लखनऊ। कहीं जीसीसी की स्टोरी है, कहीं पोर्ट और डिफेंस की इकोनॉमी है, कहीं सेमीकंडक्टर, कहीं डेटा सेंटर, कहीं सेकंड होम और टूरिज्म की है। और जो इंडिया के टॉप 7-8 शहर हैं उनके आउटस्कर्ट्स में भी कहीं पे ऑप्शंस अच्छे होते हैं, जैसे मुंबई 3.0, मतलब नवी मुंबई एयरपोर्ट जो नया बना है उसके आगे पनवेल और नैना नाम से एक नया रीजन भी बन रहा है। बेसिकली ऐसा शहर जहां गवर्नमेंट का फोकस है, कुछ बड़ी प्लानिंग है, अच्छे बड़े प्राइवेट डेवलपर्स भी वहां आ रहे हैं, या कोई नई जॉब क्रिएशन के अराउंड इकोनॉमी बन रही है। जैसे वृंदावन इज वन दैट सिटी ऑफ इंडिया विच कैन बी वेटिकन सिटी और मक्का इन द फ्यूचर, एज इन 10 साल बाद वृंदावन हैज दैट फोकस एंड पोटेंशियल टू क्रिएट दैट मच इकोनॉमी, जैसे म्यूजियम्स, बड़े मॉडर्नाइज टेम्पल्स, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी के अराउंड। और कनेक्टिविटी जेवर एयरपोर्ट की वजह से अच्छी हो ही गई है। जितने एक साल में वेटिकन और मक्का मिला के टूरिस्ट आते हैं उससे डबल वृंदावन आते हैं, बस कैपिटलाइज नहीं हुए अभी तक। और इन शहरों में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट या फ्लैट नहीं लेना है, सिर्फ प्लॉट ही लेना है। डेवलपर आप ए या इवन बी कैटेगरी कंसिडर कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप डेवलपर में प्लॉट्स के केस में कर सकते हो, क्योंकि कुछ ही एरियाज में वैल्यू एडिशन होता है। प्लॉट तो इवेंचुअली प्लॉट ही है, बस ऐसी टाउनशिप्स में डेवलपर एंट्रेंस का डिजाइन या क्लब हाउस या लैंडस्केप मोटा मोटा इन्हीं के अराउंड वैल्यू एडिशन कर पाता है। और कॉम्प्रोमाइज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बड़ा ब्रांड जहां 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड में बेच रहा होता है, वहां उस शहर का कोई बिल्डर जो ऑब्वियसली क्रेडिबल होना चाहिए बट ब्रांड नहीं बना है अभी, वो 60-70 हजार रुपए के रेट में दे रहा होता है। तो अगर आपका कंट्रोल और थोड़ा सिस्टम उस शहर में है तो आप कैटेगरी बी बिल्डर का भी ले सकते हैं, बट कुछ कंट्रोल जरूर होना चाहिए, या तो उस डेवलपर पे या उस शहर में। लेकिन ये राय फ्लैट के केस में नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट्स में क्रेडिबिलिटी, पास्ट डिलीवरीज, आफ्टर डिलीवरी मेंटेनेंस, 20 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और ऐसे शहर में नहीं जाना जहां अभी बिल्कुल ही देसी माहौल है। बेसिक सिविक सेंस का भी मेजर इशू है, क्योंकि इन चीजों को ठीक होने में काफी टाइम लग जाता है। तो मैं शहर का नाम नहीं ले रहा, कौन से ऐसे टियर 2 कैटेगरी के शहर हैं जहां इस तरह का इशू है, जहां आपको इन्वेस्ट नहीं करना। इस कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट्स को आप स्मॉल कैप जैसा समझो, विद सेफ्टी ऑफ द एसेट बीइंग अ प्लॉट। बट आपका एक्सपोजर, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, शुड नॉट बी मोर देन 1-1.25 करोड़। इन शहर में जाके आपको 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में नहीं करनी, क्योंकि इस टिकट साइज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो वो तो आपको नोएडा के आउटस्कर्ट्स में और गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में ही करना है। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सेम 1 करोड़ प्लस माइनस के आसपास की इन्वेस्टमेंट, बट यू नीड लेवरेज ऑफ पेमेंट एंड टाइम। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, यू डोंट हैव दी कंप्लीट 75 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ रेडी, यानी आपको टाइम और पेमेंट का लेवरेज चाहिए। और इस वीडियो के सारे सजेशंस 2026 के मिड, यानी अभी जो करंट टाइम्स हैं उसके अकॉर्डिंग है, ना तो 2023 में सजेशंस थे, ना शायद 2029 में ये होंगे। तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में
कुछ यमुना एक्सप्रेसवे पे और कुछ सम पार्ट्स ऑफ NH24 पे इस टिकट साइज के आसपास आ जाते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर लेने लायक नहीं होते। कहीं लोकेशन बहुत ही खराब है, कहीं बिल्डर बिल्कुल ही खत्म है, कहीं बिना रेरा के वो बेच रहा है। लेकिन फिर भी 15 में से एक ऑप्शन डिसेंट आ सकता है इस टिकट साइज में। तो ठीक कैटेगरी का 1 करोड़ में रेजिडेंशियल में ऑप्शन दिल्ली NCR में अगर कोई आएगा तो हम अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपडेट कर देंगे। आप चाहें तो हमारी कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, कभी प्रॉपर्टी ना खरीदना इज ऑल्सो ओके। जब तक सर्वगुण संपन्न कोई ऑप्शन ना हो तब तक प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। चाहे 36 के 36 गुण ना भी मिल रहे हो, सारे चेक बॉक्सेस ना भी टिक हो, लेकिन एटलीस्ट 28-30 गुण तो मिलने चाहिए। और इसी रिक्वायरमेंट में अब हम बात करते हैं दिल्ली NCR के बाहर आप कौन से शहर को एक्सप्लोर जरूर करें। 4 शहर हैं जिन्हें आप कंसीडर करें फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ अपार्टमेंट्स इन द रेंज ऑफ 1 करोड़। एक पुणे, एक बैंगलोर, एक हैदराबाद और एक MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो जो माइग्रेशन की स्टोरी है, पीपल फ्रॉम टियर 2 टियर 3 सिटीज माइग्रेटिंग टू दिल्ली NCR, वो इन शहरों में भी है। अब ये शहर तो बहुत बड़े हैं, आप दिल्ली NCR से हैं, आपने इतना एक्सप्लोर करा भी नहीं हुआ है, तो कौन सी लोकेशंस में आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ इन द रेजिडेंशियल कैटेगरी इन शहरों में देखना है। ऐसी लोकेशंस जो वहाँ की अपकमिंग माइक्रो मार्केट्स हैं। एग्जाम्पल, आपको पुणे के कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर में नहीं देखना, आपको ईस्टर्न में हड़पसर टाइप लोकेशन में देखना है, या वेस्टर्न पुणे में हिंजेवाड़ी, आपको MMR में नवी मुंबई, थाने, पनवेल टाइप माइक्रो मार्केट में देखना है। अब हमारे व्यूअर्स ऑब्वियसली आउटसाइड ऑफ दिल्ली NCR बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, तो ये काम हमारा ही है, हम ही आपको समझाएंगे। बट लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बेसिक ऐसे समझो कि ऐसे एरिया में लेना है इन सिटीज में जहां बसावट स्टार्ट हो चुकी है, फिजिकल और सोशल इंफ्रा आना स्टार्ट हो चुका है और आने वाले टाइम में और आ रहा है। बट इट शुड बी अ कनेक्टेड माइक्रो मार्केट, यानी जहां अफोर्डेबिलिटी की वजह से पीछे से बसावट उस तरफ मूव कर रही है। बट वो ऐसी लोकेशन नहीं होनी चाहिए जो मिडल ऑफ नोवेयर हो। अब देखो, जिसको ये लैंग्वेज और ये बात समझ नहीं आ रही है, जो शायद काफी लोगों को नहीं आ रही होगी, तो इसका मतलब आप हमसे कनेक्टेड नहीं है, आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं है, आप हमारी टीम से भी कनेक्टेड नहीं है, आपने हमारी पुरानी वीडियोस भी कम देखी हैं। तो 0 to 1 वाले बेसिक्स आपको वीडियो के माध्यम से स्पेशली नहीं समझा पाएंगे। बेसिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए आप चाहें तो हमसे मिल सकते हैं। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। सो कमिंग बैक टू दिस रिक्वायरमेंट ऑफ 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट विद लेवरेज ऑफ पेमेंट एंड टाइम, तो कहाँ लेना है ये हो गया, क्या लेना है ये हो गया। अब डेवलपर अपार्टमेंट के केस में आपको सिर्फ ए कैटेगरी, टॉप कैटेगरी का ही सिलेक्ट करना है, जैसे बिरला, प्रेस्टीज, गोदरेज, लोधा, हीरानंदानी जो इंडिया के टॉप हैं, या एट मैक्स ऐसा डेवलपर जो उस शहर में प्रोमिनेंट है, जैसे पुणे में कोल्टे पाटिल, हैदराबाद में माई होम्स। और अगर आप दिल्ली NCR से हैं और इन शहरों में अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो टिकट साइज अगेन शुड बी इन द रेंज ऑफ 75 लाख से 1.25 करोड़। दिल्ली NCR वालों को वहां जाके 3-4 करोड़ के अपार्टमेंट्स नहीं लेने। और इनफैक्ट अगर आप ये पेन लोगे ऑफ इन्वेस्टिंग आउटसाइड ऑफ दिल्ली NCR, तो पेमेंट प्लान का भी आपको अच्छा लेवरेज मिलना चाहिए, 20-80, 30-70 टाइप का। बट ऐसा प्रोजेक्ट जहां डेवलपर ने पेमेंट प्लान का लोडिंग प्राइस में जेन्युइन किया हो। ऐसा नहीं कि किसी बिल्डर ने पेमेंट प्लान की वजह से प्राइस को 20-25% बढ़ा रखा है। और कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन लेना है ये डिपेंड करेगा कि कौन सा डेवलपर किस लोकेशन में, किस प्राइस के साथ, किस पेमेंट प्लान में क्या ऑप्शन एग्जैक्टली दे रहा है। अब इस रिक्वायरमेंट के लिए आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट लेना है जो आएगा नोएडा से बाहर, यानी नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, इवन सम पार्ट्स ऑफ गुड़गांव, इवन सम एरियाज ऑफ NH24। लेकिन 10 में से 9 ऑप्शंस आज के कॉन्टेक्स्ट में लेने लायक नहीं होंगे। फॉर अपार्टमेंट्स लाइक आई सेड, डेवलपर ओनली हैज टू बी ऑफ द टॉप कैटेगरी, क्योंकि कुछ बिल्डरों से पहले तो ठीक क्वालिटी का प्रोजेक्ट बनता नहीं है, कुछ से तो प्रोजेक्ट ही नहीं बनता या बनाने में 8-10 साल लगा देते हैं, और बाकी आफ्टर डिलीवरी मेंटेनेंस में बढ़िया नहीं होते। जिन डेवलपर्स को टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना और स्पेशली सोसाइटी के डिलीवर होने के बाद अच्छे से मेंटेन करने का मल्टीपल बार एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ऐसे डेवलपर्स का नहीं लेना, ये एक क्लियर स्टेटमेंट है। अभी हमने अपनी कम्युनिटी में रेंट पर स्क्वायर फीट ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का डेटा डाला था। वी विल इंट्रोड्यूस दिस इन द मार्केट के लोग रेजिडेंशियल रियल एस्टेट अपार्टमेंट्स के रेंटल्स भी पर स्क्वायर फीट में अंडरस्टैंड करें, उससे बहुत क्लैरिटी हम आने वाले महीनों में आपको देंगे। क्योंकि जिसको ये समझ में आ गया कि एक ही लोकेशन के
5 प्रोजेक्ट्स में से एक का रेंटल ज़्यादा क्यों है, क्यों एक 12-14 साल पुरानी सोसाइटी का नई सोसाइटी जो 3 साल पहले डिलीवर हुई है उससे रेंटल पर स्क्वायर फीट में ज़्यादा है। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया, इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया, तो आपके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स आप गलती नहीं करेंगे। इसको समझाएंगे आगे वाले महीनों में अपनी वीडियोस में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में एग्जांपल देता हूं कि एक माइक्रो मार्केट में जो वहां का सबसे अच्छा रिसेंटली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, जो आज रेंट कमांड कर रहा है 24-25 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास, आज से 4 साल बाद उसका रेंट हो जाएगा कंसिडरिंग 7% एनुअल एस्केलेशन इन द रेंटल 29-30 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास। और उसी के बगल में सेम कैटेगरी के डेवलपर का जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च हुआ है, 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, जो 4 साल बाद डिलीवर होगा, वो रेंट कमांड कर पाएगा 34-35 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास। तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि 2.5% रिवर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो नए प्रोजेक्ट का प्राइस 4 साल बाद होना चाहिए तकरीबन 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का, लेकिन वो प्रोजेक्ट लॉन्च ही आज हुआ है 15-15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज में। तो उसमें 4 साल बाद कोई एप्रिसिएशन आने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि आज तो चलो काफ़ी लोग हैं जो अवेयर नहीं है, वो कुछ भी किसी से भी कहीं भी खरीद लेते हैं, लेकिन 4 साल में तो बहुत अवेयरनेस हमारे जैसे लोग ही दे देंगे। आप ऐसे समझो कि जिस प्रोजेक्ट का आज रेंट अपने फ्लैट की कॉस्ट से 0.25% के आसपास आ रहा है, तो उसका फ्लैट का प्राइस तब तक नहीं इंक्रीज करेगा जब तक रेंट बढ़ के 2.5% का मैक्स के आसपास ना पहुंच पाए। आप ऐसे माने कि डीएलएफ कमेलियास जहां पे 7400 स्क्वायर फीट का फ्लैट तकरीबन 70 करोड़ का, वहां पे भी 2.25% के आसपास का रेंटल मिल जाता है तकरीबन 13-14 लाख की रेंज में। तो अगर उस टिकट साइज में ये मैक्स एप्लीकेबल है तो छोटे टिकट साइज में तो होनी ही चाहिए। इसे बताएंगे आपको आने वाली वीडियोस में, ऐसा लॉजिक समझा देंगे कि आपको सारा क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्यों किसी एक प्रोजेक्ट का दूसरे से ज्यादा रेंट है, क्यों किसी का कम है, कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पे प्राइस का एप्रिसिएशन का स्कोप कम है, क्या उसका प्राइस का बेंचमार्क एट मैक्स हो सकता है। ये सारी क्लैरिटी आपको आने वाली वीडियोस में हम दे देंगे, क्योंकि रेंटल को कोई भी बिल्डर या ब्रोकर हाइप नहीं कर सकता। इट इज दी मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी डिमांड। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि कहीं रेंट बसावट ना होने की वजह से कम हो सकता है, लेकिन वहां रेट ज्यादा बढ़ेगा आने वाले टाइम में और रेंटल आरओआई कुछ साल तक कम रहता है। बहुत लेयर्ड होता है रियल एस्टेट, देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड, लेकिन मेजर प्रॉब्लम वहां है जहां बसावट और इंफ्रा सारा है, रेट भी बढ़ चुके हैं, लेकिन रेंटल में डिमांड ही नहीं है। सो एनीवेज आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में इस रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसकी लोकेशन भी टॉप हो, जिसका डेवलपर भी टॉप हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उसका प्राइस अंडर वैल्यूड हो। वरना लाइक आई सेड कि आप ना खरीदें अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। जैसे ओबरॉय भी जो गुड़गांव में आया, सबसे बड़ा रीजन ऑफ इट गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ मैसिव रिस्पॉन्स वाज दैट इट केम एट द राइट प्राइस इवन आफ्टर बीइंग इन दी 20 से 30 करोड़ की रेंज और द डेवलपर बीइंग ओबरॉय। लेकिन अगेन रियल एस्टेट है भी काफी लेयर्ड कि सिर्फ रिस्पॉन्स से भी आप जज नहीं कर सकते। जैसे ग्रेटर नोएडा में एक लिस्टेड डेवलपर का प्रोजेक्ट आया 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट में और दूसरा प्रोजेक्ट आया 13,000 रुपए के रेट में। ज्यादा मार्केटिंग 15,000 वाले की हुई और बिका भी यही ज्यादा, लेकिन इन्वेस्टमेंट 13,000 वाले में ही करनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइस कम होने के बावजूद वो बेटर प्रोडक्ट ही था। किसी प्रोजेक्ट का ज्यादा बिकना भी ये पैमाना नहीं है कि आने वाले टाइम में वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब जैसे ही आप 3-3.5 करोड़ या इससे ऊपर की इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं विद लेवरेज, चाहे अपने फ्यूचर के एंड यूज के लिए या बाद में आप बेच देंगे या रेंट पे चढ़ाएंगे, तो स्टिक टू नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। दिस स्ट्रेच इज अमंग्स द टॉप 3 लोकेशंस ऑफ एंटायर नॉर्थ इंडिया, जहां पूरा नॉर्थ इंडिया एस्पिरेशनल अपग्रेड के लिए इस माइक्रो मार्केट में करता रहेगा। जैसा आपको पहले भी बताया है, महामाया फ्लाईओवर से इस क्लोवर लीफ तक सेक्टर 94 एंड 44 इन दी स्टार्ट एंड सेक्टर 128 एंड 108 इन दी एंड। तो स्टार्टिंग ऑफ एक्सप्रेसवे पे ऐसे रेजिडेंशियल जहां आपको टाइम और पेमेंट का लेवरेज मिल सकता है। टिकट साइज यहाँ स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 6 करोड़ से ऑनवर्ड्स। तो आप इस टिकट साइज के ऊपर चाहे M3M कलिनन, ट्रम्प टावर्स, ब्रांडेड, मैक्स के दोनों प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट मैक्स का सेक्टर 16 वाला प्रोजेक्ट, L&T,
आप इनमें से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस सर्कमस्टांसेस, क्योंकि आप ये माने कि प्राइस के सारे लॉजिक इस माइक्रो मार्केट में, इस लोकेशन में, इस स्ट्रेच में सारे फेल हो जाएंगे। क्योंकि एक होता है जनरल एप्रिसिएशन जो टाइम के साथ पूरे नोएडा को मिलेगा, लेकिन इस स्ट्रेच को एक एडिशनल मिलेगा एस्पिरेशनल एप्रिसिएशन, कि जिसको यहाँ चाहिए उसको यहीं चाहिए होगा और वो उसका कुछ भी प्राइस देने को रेडी होगा। इवन आई एम अपडेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अडानी ऑल्सो विल बी कमिंग अप विद देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन सेक्टर 128, मैक्स 128 के पीछे विद 10,000 स्क्वायर फीट ऑफ अपार्टमेंट इन द रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 25 करोड़। गुलशन और सीआरसी से एक एक लैंड जो ये जेपी के साथ जेडीए कर रहे थे वो अडानी ने वापस ले लिया है और एक एक लैंड इनको दे दिया है। इस स्ट्रेच में आप 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइसेस भी सुनोगे आने वाले टाइम में इन प्रोजेक्ट्स लाइक ट्रम्प टावर, एटीएस नाइट्स ब्रिज, इवन मैक्स 1 इन सेक्टर 16। बहुत लोग हैं स्पेशली दिल्ली में जो अभी नोएडा को कंसिडर भी नहीं करते, क्योंकि उनके मतलब के अपार्टमेंट्स अभी हैं ही नहीं नोएडा में। आप देखो काउंटी 107 और गुलशन डायनेस्टी जब डिलीवर हुआ तो बहुत सारे लोग जो नोएडा में नहीं रहते थे, ऐसे नए लोग इन सोसाइटीज के डिलीवर होने के बाद यहाँ शिफ्ट करें। और यही सेम चीज कलिनन, ट्रम्प, मैक्स, नाइट्स ब्रिज, इन सब प्रोजेक्ट्स के डिलीवर होने के बाद भी आप देखेंगे। और आप मेरे कहने पे नोएडा एक्सप्रेसवे की डिसेंट सोसाइटीज, आप डायनेस्टी और काउंटी 107 छोड़ें, बाकी डिसेंट सोसाइटीज चाहे प्रतीक एडिफाइज हो, ऑलमोस्ट नोएडा एक्सप्रेसवे इकोसिस्टम का ही पार्ट है, ओमैक्स का फॉरेस्ट पा, एटीएस 1 एमलेट, एक बार आप इन सोसाइटीज में रेंटल्स पता करें कि कितना इजीली आपको रेंट पे अपार्टमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और रेंटल कितना पहुंच चुका है। अभी आई मेट समबडी हु हैज इन्वेस्टेड विद अस आल्सो, जो डेली सेक्टर 62 नोएडा से डीएलएफ कमेलियास ट्रैवल करते हैं, ऑफिस यहाँ है बट रहते गुड़गांव में है, क्योंकि नोएडा में कोठी में रहना नहीं है और अपार्टमेंट कोई उन्हें सूट ही नहीं कर रहा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि सेक्टर 94 में बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे नोएडा एक्सप्रेसवे सेकंड जो एलिवेटेड बन रहा है यमुना वाले पुश्ता के ऊपर, बिल्कुल इससे लगा हुआ एक 24 एकड़ का लैंड है। यहाँ एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनना है विच विल हैव कन्वेंशन सेंटर, हैबिटेट सेंटर, रिटेल, होटल, रेजिडेंशियल एज वेल। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट होगी। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ मिक्स ऑफ ए डॉट जो गुड़गांव में है एंटर करते ही विद अ 5-स्टार होटल, उसमें रिटेल ऐड करो, दिल्ली वाला हैबिटेट सेंटर ऐड करो और प्रीमियम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी ऐड करो। यहाँ कॉन्सर्ट्स, आर्ट एग्जीबिशंस, हॉस्पिटैलिटी सब होगा और ये डेवलपमेंट PPP मॉडल में होगा। डेवलपर अपार्टमेंट्स बना के सेल करेगा, बाकी सब डेवलपमेंट करके वो नोएडा अथॉरिटी को हैंडओवर करेगा, जो अथॉरिटी आगे उसी तरह की कंपनीज को लीज करेगी मैनेज करने के लिए। और इस लैंड पार्सल की बिडिंग में सबसे एक्टिव हैं हमारे गुड़गांव के डेवलपर, जो नोएडा एक्सप्रेसवे के फ्रंट का लैंड कोई भी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, सारे लेते चले जा रहे हैं। नाउ दिस पार्ट ऑफ एक्सप्रेसवे सेकंड बेस्ट माइक्रो मार्केट ऑफ गौतम बुद्ध नगर होता, बट यहाँ जगह ही नहीं है कोई नई डेवलपमेंट आने की। यहाँ आजकल के हिसाब से लग्जरी रेजिडेंसेस बल्क में आने के लिए लैंड की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड बेस्ट एरिया ऑफ एंटायर गौतम बुद्ध नगर विल बी दिस वन। ये दोबारा डिटेल में नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पास्ट वीडियोस में आपको बताया हुआ है, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा कि स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेसवे पे थोड़ी गलती करने का, गलत प्रोजेक्ट, गलत प्राइस, गलत यूनिट लेने का फिर भी स्कोप है, लेकिन एंड ऑफ एक्सप्रेसवे यानी 150, 151, 152 में क्योंकि अभी सप्लाई आनी है, तो आपको सिर्फ टॉप प्रोजेक्ट, टॉप यूनिट विद बेस्ट पेमेंट टर्म्स और ऐसा लेना है कि जहां पे प्राइस भी कॉम्पिटिटिव हो, यानी इस माइक्रो मार्केट में आपके पास गलती करने का स्कोप नहीं है। सो एंटायर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे इस पूरी बेल्ट की एस्पिरेशनल अपग्रेड को केटर करता रहेगा। आपको लुक एंड फील इमेजिन करना पड़ेगा। स्टार्ट में M3M कलिनन, ट्रम्प टावर्स, नाइट्स ब्रिज, जेकब, एलिसा, मैक्स 128, मैक्स 105, अडानी की सारी डेवलपमेंट, इवन ताज रेजिडेंसेस, देन सेक्टर 150 जहां 4 काउंटी 107, 4 गुलशन डायनेस्टी, 4 प्रतीक एडिफाइज, 4 क्लियो काउंटी। जब ऐसे प्रोजेक्ट्स एक साथ एक जगह होंगे, यू विल हैव टू इमेजिन द लुक एंड फील ऑफ दैट एरिया। और मेजरली बड़े 5-स्टार होटल्स, प्रीमियम रिटेल, इवन ग्रेड ए ऑफिसेस की सप्लाई भी नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही आएगी, क्योंकि एक तो यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी है, प्लस इट्स कनेक्टिविटी विद दिल्ली एंड दी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस एक्सप्रेसवे को अभी आगे वीडियो में आपको बताएंगे, वैसे व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाला भी हुआ था कि ऐसे कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के नए डेवलपमेंट्स इस एक्सप्रेसवे पे आएंगे जिससे कनेक्टिविटी और बेहतर
आने वाले टाइम में होती चली जाएगी। इवन Savills इंडिया विच इज एन IPC, उनकी रिपोर्ट आई है दैट नोएडा लीड्स India's luxury housing market for under construction luxury homes with up to 28% year-on-year price growth ahead of Mumbai, Bengaluru and even Gurgaon, and it is only because of this Noida Greater Noida Expressway corridor। अब खुद को भी क्रेडिट मांग के लेना पड़ेगा, क्योंकि तब से नोएडा एक्सप्रेसवे पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप बाकी सब एरिया छोड़ो, सिर्फ इसी एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करो, जब यहाँ M3M, मैक्स, ब्रांडेड, अडानी कुछ भी नहीं था, लेकिन लॉजिक सही था। अब अगर आप 3 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो और आपको टाइम का लेवरेज नहीं चाहिए, मतलब आपके पास फंड्स रेडी हैं, तो आपको 3 एस्पेक्ट्स कंसीडर करने हैं। पहला है प्लॉट इन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली NCR, जैसे गुड़गांव के आगे सोना, मानेसर, नोएडा के आगे यमुना एक्सप्रेसवे। प्लॉट फॉर इन्वेस्टमेंट वहीं लेना चाहिए जहां फिजिकल इंफ्रा तो है, गवर्नमेंट बैक्ड स्टोरी है, बड़े डेवलपर्स भी आ रहे हैं, लेकिन बसावट अभी कम है। सेकंड, आपको इस रिक्वायरमेंट के लिए कंसीडर करना है टॉप अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ऑफ द सिटी इन रीसेल। ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो अपनी माइक्रो मार्केट के टॉप प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन रीसेल में प्राइस का गैप है, जैसे नोएडा में आइवरी काउंटी, M3M कलिनन, मैक्स 128, गौर आइलैंड्स। इवन नोएडा एक्सटेंशन में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जहां प्राइस का गैप है, जैसे CRC माइस्ता, एल्डिको, लाविदा बेला। गुड़गांव में भी टॉप ऑप्शंस रीसेल में अच्छे रेट्स में हैं, क्योंकि एक गलत इन्वेस्टर ने गलत एक्सपेक्टेशन के साथ गलत प्रोडक्ट ले लिया था, एंड नाउ ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट बिकॉज उनके पास आगे पेमेंट करने का नहीं है, एंड यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप 70-80% का आउटफ्लो मैनेज कर सकते हो, तो जो भी शहर के टॉप प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, जो जब लॉन्च हुए थे तो शायद आपको नहीं पता था कि ये आने वाले टाइम में इतने अच्छे निकल के आएंगे, लेकिन आज तो आप चाहे तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी माइक्रो मार्केट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं जहां प्राइस का गैप है, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसों में नहीं करना, जैसे एग्जांपल के लिए बिल्डर बेच रहा है 29,000 रुपए पर स्क्वायर फीट 25-75 के पेमेंट प्लान में, और रीसेल में मिल रहा है 24-25 हज़ार में, जहां पेमेंट प्लान आपके लिए ऑलमोस्ट 75-25 पड़ रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप बिल्डर से ही बात करो कि 29,000 की जगह 25,000 में आपको बिल्डर से ही मिल जाए, अगर आप पेमेंट प्लान 25-75 की जगह जो रीसेल में आपका आउटफ्लो है 75% के आसपास का, उतना आप बिल्डर को ही दे दोगे, तो एक्स्ट्रा पेमेंट पे इंटरेस्ट एज डिस्काउंट करके आपको शायद बिल्डर ही दे देगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें या तो बिल्डर के पास अवेलेबिलिटी है ही नहीं, और उस माइक्रो मार्केट में नए प्रोजेक्ट्स रीसेल के प्राइस से काफी ऊपर आए, या ऐसे जिसमें बिल्डर के पास अवेलेबिलिटी हो और वो जिस प्राइस का सेल कर रहा हो और रीसेल में जितने का मिल जाएगा उसके प्राइस में गैप हो। और इसी रिक्वायरमेंट में थर्ड एस्पेक्ट जो आपको कंसीडर करना है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर फंड्स। मतलब आप 3-4 प्रॉपर्टीज भी ले सकते हैं रादर देन पुटिंग ऑल योर मनी इन वन प्रॉपर्टी। आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन टॉप प्रोजेक्ट रीसेल में ले लिया, एक प्लॉट टियर 2 शहर में ले लिया, एक 2080 पेमेंट प्लान के लेवरेज के साथ एक अपार्टमेंट ले लिया, एक नए लॉन्च में इन्वेस्ट कर लिया। सो दिस सॉर्ट ऑफ diversification should also be considered. And again, if you want us to consult you, तो आप हमें इस नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारी WhatsApp कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसे हम एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन साल में 2-4 ऐसे प्रोजेक्ट जरूर लॉन्च होते हैं which can be called as trophy addresses, marquee properties, flagship properties, यानी कि ऐसे ऑप्शंस जो दोबारा बनने बहुत मुश्किल हैं, जिस कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टीज का एक लोकेशन में सप्लाई हमेशा कम ही रहनी है, जैसे जेपी ग्रीन्स में हाई राइजेस, इवन M3M कलिनन, मैक्स 128, प्रेस्टीज सिटी, ओबरॉय 360 नॉर्थ, इवन प्लॉट्स इनसाइड लग्जरी टाउनशिप्स ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। तो इस तरह का अगर कोई ऑप्शन लॉन्च होता है तो आपकी रिक्वायरमेंट चाहे कुछ भी हो, आपको अपने आप को पुश करके इस तरह की इन्वेस्टमेंट में जरूर पार्टिसिपेट करना है। अब रियल एस्टेट में बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो ये रूल बुक 90% तो अप्लाइड होगी, लेकिन 10% एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा गलती जो 1 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं वही लोग करते हैं, वो इधर उधर जाके किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी ज़्यादातर खरीद लेते हैं। तो आप बेसिक ज़रूर फॉलो करें। रियल एस्टेट में फ्यूचर में वैल्यू वहाँ क्रिएट होगी जिस एसेट क्लास में लोगों की मूवमेंट हो रही होगी, एंड वी विल कीप ऑन सोर्सिंग गुड अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, दैट टू विद क्यूरेटेड डील्स। और आप ये भी माने कि इन्वेस्टिंग इज अ
12 months बिजनेस एज इन जो भी आप अपने खर्चे के अलावा एक्स्ट्रा कमाएंगे, यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग सो दैट आप इन्फ्लेशन को एटलीस्ट बाय डबल बीट करते चलें। अब आप जिस भी गेम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टिंग है, चाहे कमोडिटीज, चाहे रियल एस्टेट, विच एवर सूट्स यू, you have to keep on investing. But I should also say कि never take real estate investment advice in your circle from somebody who has not made money in real estate. So be aware, be informed, have knowledge of everything that is happening around you, and no one will come to save you. It will always be you versus rest of the world. और जब बात हो ही रही है तो थोड़े पॉइंट्स और भी ऐड कर देता हूँ। पहला, कंप्लीटली स्टॉप वॉचिंग मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स। और इनफैक्ट ये भी बोल देता हूँ कि जेनजी ने काफ़ी क्रेजी काम करके दिखा दिया है। जो इनविंसिबल वाली फीलिंग आ गई थी तो अकल थोड़ी ठिकाने आई है। अपनी लाइफ और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, गलत को गलत बोलना सीखें। बाकी कीप एंजॉइंग योर लाइफ, कीप मेकिंग मनी, कीप इन्वेस्टिंग। डू नॉट वेट फॉर एनीबडी टू मेक योर लाइफ बेटर। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, ना मोदी जी, ना कांग्रेस, ना आपकी कंपनी, ना कोई और। आपको खुद ही अपने लिए करना पड़ेगा। देखो, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे रिलेटिव ने नोएडा में इतना महंगा घर ले लिया तो मुझे भी लेना है, पड़ोसी ने ये गाड़ी ले ली तो इससे ऊपर की मुझे लेनी है। ऐसे तो आपकी लाइफ से दुख कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप जिस नई सोसाइटी में अपने पड़ोसी को देख के जाओगे, वहां का नया पड़ोसी अपने बच्चे को 1 लाख रुपए महीने वाले स्कूल में पढ़ा रहा होगा। फिर इससे अगेन आपको दुख होगा। फिर आपका बच्चा भी यही देखेगा, आप उसे छुट्टियों में थाईलैंड लेके जाओगे, उसके दोस्त यूरोप जाएंगे, फिर वही दुख आपके बच्चे को भी होगा। डू नॉट लिव योर लाइफ फॉर अदर्स, नोबडी केयर्स, ओनली यू थिंक दैट एवरीबडी अराउंड यू केयर। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।